नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज यहाँ पर किताबी चर्चा नहीं होगी। आज यहाँ एक ऐसे समसामयिक विषय पर चर्चा होगी जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो विषय है सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी। सदियों पहले जब इब्न बतूता भारत आया और उसने एक जगह देखी, एक बहुत बड़ा भूभाग देखा जो 5 नदियों के जल से सरसब्ज होता था और पालित पोषित होता था। उसने 5 नदियों के आधार पर उस जगह का नाम रखा पंजाब। जब सन 47 में आज़ादी हुई, भारत के 2 हिस्से हुए, तो जो बहुत सी चीज़ें बटी उसमें एक पंजाब की धरती भी थी। पूर्वी पंजाब भारत के पास रह गया और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के पास चला गया। और उसी के साथ जो 5 नदियां पंजाब में बहती थी उनका भी बंटवारा सा हो गया। ये 5 नदियां कौन कौन सी थी? ये थी झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज। ये सब कहीं ना कहीं जो सिंधु नदी थी उससे जुड़ी हुई थी। सिंधु नदी का इतिहास बहुत पुराना है। हमारी सभ्यता ही सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है, जो आगे तक फैलते हुए इसके बाद बहुत बड़े भूभाग में फैली, बहुत लंबे समय तक वो चली। सिंधु नदी जो है वो निकलती है तिब्बत से, भारत में आती है, भारत के जम्मू कश्मीर में रहती है। इसके बाद फिर वो आगे पाकिस्तान जाती है और वहाँ से सरक्रीक के पास से वापस वो एक बार गुजरात में आती है और फिर अरब सागर में चली जाती है। ये बाकी की जो 5 नदियां हैं वो कहीं निकलती हैं, कहीं सिंधु नदी में मिलती हैं, लेकिन ये पूरा एक इंडस वाटर सिस्टम कहलाता है। उसी की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु है या इंडस है और उसके साथ की बाकी ये 5 नदियां हैं। अब भारत के पास जो नदियां आज़ादी के बाद रहीं, भारत के पंजाब के साथ, अब यहीं से इस संदर्भ में घपला शुरू हो गया। भारत पूरा अपने आप में एक एंटाइटी है, एक स्वयं प्रभुसत्ता वाला देश है। इसको इन्होंने क्या किया, लेकिन जब पानी का बंटवारा करने लगे तो पंजाब वर्सेस पंजाब ले आए वो। अब ये सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं, बहुत समय तक भारत में रहती हैं, कुछ पूर्वी पंजाब में, कुछ पश्चिमी पंजाब में जाती हैं। तो जो भारत वाला पंजाब था उसमें नदियां थी सतलज, व्यास और रावी। और जो पंजाब पाकिस्तान के पास गया है, जो पश्चिमी पंजाब है, उसमें सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां जाती हैं। ये सभी नदियां अच्छी नदियां हैं, 12 नदियां हैं। इन्हीं की पानी की वजह से आज़ादी के बाद महापंजाब कहलाता था। और जो पूरा बड़ा पंजाब था, जिसमें जम्मू का हिस्सा था, जिसमें हिमाचल था, जिसमें हरियाणा था, जिसमें पूर्वी पंजाब था, पश्चिमी पंजाब था, चंडीगढ़ तक था, वो पूरा जो पंजाब था इन नदियों का इलाका था। या आप कह सकते हैं कि नदियों का जो बेसिन है वो ये पूरा इलाका था। अब जहां कहीं भी पानी का इस तरह से बंटवारा होता है तो जो ऊपर वाले देश होते हैं उनका पानी पर अपर हैंड होता है। जैसे हम लोग चीन की तरफ देखते हैं कि जो चीन नदियों का, ब्रह्मपुत्र का और नदियों का पानी बार बार रोकता है, इसको लेके हमारा चीन से लगातार झगड़ा रहता है क्योंकि चीन ऊपर है। अब वहां पर हम सफर करते हैं क्योंकि हम नीचे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान नीचे है और हम ऊपर हैं, वहां पर ऐसा डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए सिंधु नदी जल समझौता किया गया था। हुआ यूं कि सन 48 में भारत पाक युद्ध के बीच में पंजाब के इंजीनियर्स ने, अब उन्होंने अपने आप से किया या उनसे राजनीतिज्ञों ने कहा, जो नदियों का पानी जाता था आगे पाकिस्तान की ओर, उसको कुछ हद तक रोक दिया। इससे बड़ा हाहाकार मच गया पाकिस्तान में और दुनिया में भी कि देखो वॉर ऑफ वाटर शुरू होने वाला है। खैर, पाकिस्तान की और हिंदुस्तान के दोनों तरफ के ऑफिसर्स, इंजीनियर्स मिलकर बैठे, बातचीत हुई और एक टेम्पररी सा समझौता कर लिया गया, जो बार बार रिन्यू होता था और जिसमें बार बार बातचीत होती थी। इसी तरीके से चल रहा था। लेकिन आपको पता है कि कहीं कोई झगड़ा हो या झगड़ा ना भी हो तो गोरों को ये बहुत अच्छा लगता है वहां जाकर पंचायत करना। एक अमेरिकी विद्वान थे, उनका नाम था डेविड इलियनथम। उन्होंने एक पेपर लिखा और उसमें उन्होंने ये लिखा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये जो पानी का डिस्प्यूट है बहुत बड़ी विभीषिका का रूप ले सकता है और इससे बहुत भयानक हो सकता है। नेचुरली उनका यही शक था कि भारत पूरी तरह पानी रोक देगा और वहां कुछ कांड हो जाएगा पाकिस्तान में। उन्होंने अपने आर्टिकल में सजेस्ट किया कि वर्ल्ड बैंक को चाहिए इसमें बीच में पड़े और इसको मामले को सुलझवाए। वर्ल्ड बैंक या अमेरिका के आनुषंगिक संगठन कह लें या गोरे कह लें, जो कुछ भी है, वो हमेशा किसी भी ऐसे अवसर के लिए बहुत तैयार रहते हैं जहां जाके उनको पंचायत करने का मौका मिल जाए। तो वर्ल्ड बैंक इसमें बीच में आ गया और बोला, हाँ भाई, हम आ रहे हैं और हम आप दोनों के बीच में सारा डिस्प्यूट खत्म कर देंगे, आप बिल्कुल अच्छे पड़ोसियों की तरह रहिए, पानी को ठीक से इस्तेमाल करिए। वर्ल्ड बैंक में ने दोनों पार्टी को बिठा के और वार्ता करनी शुरू करी।
बार बार कुछ ऐसी शर्तें आती थी, कभी पाकिस्तान राजी नहीं होता था, कभी भारत राजी नहीं होता था। मतलब एक हद तक कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक और उसके ऑफिसर्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये दोनों मिलकर कोई बात मानेंगे कि भी नहीं। अब चूंकि इसमें अपर हैंड हिंदुस्तान का था तो पाकिस्तान को डर भी लगता था। सन 59 में 1959 में पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री अयूब खान एक कहना चाहिए सरप्राइज मीटिंग अचानक आए हिंदुस्तान कुछ घंटों के लिए और जवाहरलाल जी से मिले और उन्होंने इसके बारे में इस पे बात करी। अब वो चूंकि बात करने आए थे तो हमारे सरल हृदय प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी तथास्तु की मुद्रा में आ गए। बोले हाँ जी, अब तो ये समझौता होके रहेगा और बिल्कुल वर्ल्ड बैंक जैसा चाहता है वो होगा और मैं आपके यहाँ आऊँगा इस पे साइन करने। जब सिद्धांत रूप में ये बात हो गई तो दोनों देश के अधिकारी, वर्ल्ड बैंक के अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर सब बैठ के और उसका जो पूरा मसौदा तैयार कराया गया उस संधि का। सितंबर 1960 में जवाहरलाल जी पाकिस्तान गए। वहाँ उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ, उनको बहुत अच्छा लगा, हम लोग को भी बहुत, देशवासियों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और 19 सितंबर 1960 को एक समझौते पे दस्तखत हुए जिसमें वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान और हिंदुस्तान 3 पार्टीज थी, जो बाद में सिंधु नदी जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना गया। इसमें बहुत सारे क्लॉज थे, जिनमें से एक क्लॉज ये था कि एक परमानेंट इंडस वाटर कमीशन बना दिया गया जिसमें वर्ल्ड बैंक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान के तीनों के टेक्निकल लोग भी थे और ये माना गया कि कुछ भी डिस्प्यूट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, ये लोग बार बार मिलते रहेंगे और मीटिंग करते रहेंगे। ये स्वाभाविक भी था कि अगर शांतिपूर्वक समझौते को चलाना है तो पानी तो लगातार बहता है, कोर्स अपना बदलता है, कभी पानी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है। तो उस जो थे कमीशन ने पिछले 60 साल में 118 बार मीटिंग्स करी हैं और ये समझौता चलता चला आ रहा है। इसके अलावा इसमें एक और प्रावधान आर्टिकल 9 के अंतर्गत था कि इसके डिस्प्यूट कैसे सुलझाएंगे, उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया था कि सबसे पहले दोनों देश आपस में बैठेंगे, कमीशन बैठेगा अगर कोई डिस्प्यूट होगा और इसको सुलझा लेंगे। अगर वो नहीं सुलझता है तो क्या करेंगे, इसमें वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व करेंगे, वर्ल्ड बैंक बैठेगा, पंचायत करेगा और उसको सुलझा देगा। और अगर उससे भी नहीं होता देन जो इनमें से जो शिकायत कर रही है पार्टी वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाएगी। ये प्रोटोकॉल उसी के एक आर्टिकल में ट्रीटी के था और इसी तरीके से इसका पालन हुआ था फेज वाइज कि सबसे पहले आप आपस में बात करें, नहीं तो वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व करें, नहीं तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाएं। इसके बाद एक जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसमें बहुत टाइम लगा समझौते को होने में कि भारत के पास कुछ कैनाल, कुछ बांध पहले से थे, लेकिन जो पंजाब पाकिस्तान के पास गया था वहाँ कैनाल और बांध नहीं थे। तो अब पानी का जो समझौता हुआ उस समय हमारे पंडित जी ने, जवाहरलाल जी ने बहुत आला ज़र्फी दिखाई और 80% पानी जो था वो पाकिस्तान को दे दिया गया और 20% पानी भारत के पास। मतलब ये कमाल था कि वो सारी नदियां भारत से ही निकल रही थीं। भारत का बड़ा भूभाग था जिसको उससे फ़ायदा उठाना था। पाकिस्तान साइज में भारत से छोटा था लेकिन 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया और 20% भारत को। उस पर भी जो बाकी शर्तें थीं उनके संग प्रैक्टिकलिटी में ये होता है कि 84% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, 16% भारत। अब इतना सारा पानी तो पाकिस्तान को मिल रहा था पर पाकिस्तान के पास उसको मैनेज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ कैनाल नहीं थे, वहाँ बांध नहीं थे। तो इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भारत को समझाया कि भाई अब आपकी ये ड्यूटी है कि जैसे आपके यहाँ कैनाल और बांध बने, आप पाकिस्तान को भी पैसे दें कि पाकिस्तान भी बना पाए। भारत ने कहा ये तो हो नहीं पाएगा, हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। जो भी था इस पे बहुत फिर और बातचीत हुई और नेगोशिएशन हुआ। भारत से कहा गया ठीक है आप पूरा पैसा मत दीजिए, आप इसमें केवल 82 करोड़ पौंड उसको दे दीजिए। अब देखिए जब देश का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान के हिस्से का पैसा पाकिस्तान को खजाना दिया गया था। बाद में कुछ और पैसा भी था जो गांधी जी ने अनशन करके पाकिस्तान को दिलाया था। इसके बाद 82 करोड़ पौंड भारत के लिए बहुत था, लेकिन वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल गेम हुआ कि भाई आप पूरा पैसा हो रहा था और नेगोशिएशन करके हमने 82 करोड़ पौंड कर लिया, तो लगा भारत को कि हम ये दें। दूसरी बात थी कि जो बड़े बड़े बाकी जो हिस्सा दे रहे थे बड़े बड़े विकसित देश थे, यूके था, यूएसए था, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था, तो कहीं ना कहीं शायद ये भी लगा होगा कि देखो हम भी अब पाकिस्तान को ग्रांट देने के लिए इन बड़े बड़े विकसित देशों के साथ बैठे हैं। जो भी हुआ उस समय 82 करोड़ रुपया दिया गया, 82 करोड़ पौंड दिया गया, रुपए में तो वो और ज़्यादा हो जाएगा। और 10 साल बाद उस ग्रांट की दूसरी किश्त भी पाकिस्तान को दी गई। इस तरीके से एक बहुत ही डिसबैलेंस समझौता हो गया और उसमें दोनों पार्टी ने दस्तखत कर दिए। वो
ये समझौता इतना डिसबैलेंस है कि अभी मैं रिसेंटली एक पाकिस्तानी पत्रकार को सुन रही थी। उसने कहा कि जब मैंने ये ट्रीटी को पढ़ा तो मुझे ये समझ नहीं आया कि भारत आखिर इसके लिए राजी कैसे हो गया। मतलब पाकिस्तान खुद कह रहा है कि इतना डिसबैलेंस है, भारत आखिर कैसे राजी हो गया। लेकिन ठीक है, जो हमारे उस समय के जो भी सोचने वाले थे, नेता थे, सरमाएदार थे, उन्होंने बड़ा आला ज़र्फी दिखाई और उन्होंने अपने पड़ोसी को ये सब कुछ दे दिया। अब ये जो समझौता है ये अपने तरह का एक ही समझौता है, जहाँ किन्हीं दो देशों के बीच में, जो कि एक देश ऊपर है एक नीचे है और पानी आता है, वहाँ इस तरह का कोई समझौता हुआ हो। दुनिया में जहाँ कहीं ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं वहाँ इस समझौते का एक नज़ीर की तरह इसको पेश किया जाता है। अब इस समझौते में और भी बहुत सी चीज़ें थी, जैसे जो नदियाँ पाकिस्तान के हिस्से आती हैं उन नदियों का पानी भारत इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता कि वो कंज्यूम हो जाए, मतलब सिंचाई विचाई नहीं कर सकते। आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप एक लिमिटेड ऊंचाई का ऐसा बांध बना सकते हैं। उसमें भी शर्त है कि वो कितने दिन बाद वो आपको पानी वापस छोड़ना पड़ेगा, या आप उसमें फिशरी कर सकते हैं, आप उसमें नावें चला सकते हैं, पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर जो भारत का अपना पानी था, चूंकि आपको 84% उनको देना है, तो जो आप अपनी नदियां थी उनका भी पानी आप पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उसमें भी ये था कि अगर आप जरूर से ज़्यादा पानी रोक लें या कैनाल में डाल दें तो पाकिस्तान उसमें आपत्ति कर सकता था। भारत ज़्यादा झंझट करने वाला कंट्री भी नहीं था, तो चीज़ें चल रही थी। सन 87 से 1987 से लेकर 1997 के बीच में पहली बार भारत ने के अगेंस्ट एक पाकिस्तान ने ऐसा काम किया जिसने इस समझौते को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया। वो क्या था कि उन्होंने अमेरिका की मदद से, अब ये देखिए कि जो ये ट्रीटी हुई वर्ल्ड बैंक ने कराई, जो कि माना जाता है कि अमेरिका का ही एक हिस्सा है, और उस ट्रीटी में पच्चड़ लगाने का काम भी अमेरिका ही कर रहा है, क्योंकि उस समय अमेरिका की जो गुड के जो बेस्ट बुक्स थी पाकिस्तान उसमें हुआ करता था। पाकिस्तान जो कहे अमेरिका के पास कुछ भी अधेय नहीं था। तो उन 10 सालों के बीच में एक ऐसा नाला बनाया पाकिस्तान ने जिसमें पोल्यूटेड और एक्स्ट्रा सलाइन वाटर, उससे जब नदी जहाँ जाकर सर क्रीक के पास से घूमकर गुजरात में आती थी वहाँ पे उसको छोड़ा जाने लगा और वहाँ से जाके वो अरब सागर में गिरती थी। अरब सागर का जो तट भारत के पास था। इससे क्या था, न तो केवल भारत की मरीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी उस समुद्र की, बल्कि जो कच्छ में बहुत बड़े पैमाने पर नमक की खेती की जाती है उसमें भी प्रॉब्लम आने लगी। इस पे डिस्प्यूट पे बात हुई, फिर उसका इवेंचुअली क्या हुआ इसके बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ भारत ने इसकी शिकायत करी थी। तो अब ये जो शरारत की शुरुआत पाकिस्तान की ओर से हुई, इसकी कहीं बात नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि जब आप कहीं जाएं, नेट पे देखें, ढूंढें इंटरनेट पे कि इस जो समझौता है, इंडस वाटर जो ट्रीटी है, उसके बारे में आप पढ़ने की रिसर्च पेपर ढूंढें, तो जो सबसे सीरियस रिसर्च पेपर एकेडमिक कहलाते हैं वो पाकिस्तानियों के लिखे हुए हैं। बहुत थोड़े होंगे, मतलब मुझे तो जल्दी में कोई मिला भी नहीं, शायद कुछ होंगे जो कि भारतीयों ने लिखे होंगे। अब नेचुरली जब पाकिस्तानी लिखेंगे तो वो पाकिस्तानी नैरेटिव ही देंगे, वो वही हिस्सा देंगे, उतना हिस्सा देंगे जितना उनको सूट करता है। तो यहाँ पर भारत पाकिस्तान से नैरेटिव की लड़ाई तो हार गया। अब क्यों हार गया, हमारे यहाँ कोई इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं है, लेकिन जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, वो ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो पता नहीं क्या सोचते हैं, कुछ तो बड़ा बड़ा सोचते हैं जिससे हिंदुस्तान का कोई विशेष भला ना हो, लेकिन वो एक अलग विषय है, उस पर तो हम लोग हमेशा ही बात करते रहते हैं। अभी हम इंडस वाटर ट्रीटी पे लौट कर आते हैं। इसके बाद जब छोटे मोटे डिस्प्यूट हुए, भारत ने किशन गंगा पर डैम बनाया, फिर भारत जो था वो चिनाब नदी के ऊपर, जैसे तो चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में थी, लेकिन हमको नॉन कंज्यूमेबल यूज़ उसका करने की इजाज़त थी, तो वहाँ पर उन्होंने उस पर बांध बनाया बगलिहार में, जिसको लेके पाकिस्तान ने शिकायत करी। और वो शिकायत जो थी, शिकायत ऊपर तक गई, भारत को उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने को कहा गया। बहरहाल वो काम रुक गया। किशन गंगा, रातले सब कुछ दिनों को होल्ड में थे। फिर इसके बाद जब उरी का कारण हुआ, पाकिस्तान ने उरी पे हमारे ऊपर हमला किया और मत पता चल गया इसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो उस समय हमारे जो जल संसाधन मंत्री थे नितिन गडकरी, उन्होंने वही बात कही कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकते और हम अपना पानी पाकिस्तान की ओर नहीं जाने देंगे। उस समय तो लोग बहुत हंसे, ये पानी कैसे रोक लेंगे, पर सरकार लगातार इस काम में लग गई कि किस तरह से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि हम अपना पानी ना जाने दें। और नतीजा ये हुआ कि भारत ने दोबारा से वो अपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। पाकिस्तान को इससे बहुत आपत्ति हुई, तो पाकिस्तान ने बैठ के पहले बात करी, बैठ के तो बात होनी नहीं थी, तो वर्ल्ड बैंक को बुला के सेकेंड स्टेप ऑफ द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो था उस पर बातचीत शुरू हुई। अब
इसके पहले कि उसमें कोई समझौता होता वर्ल्ड बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक के बेहस पे पाकिस्तान आर्बिट्रेशन कोर्ट चला गया। भारत को इस पर बहुत गुस्सा आया। भारत ने कहा भाई जब एक लेवल पर अभी खत्म नहीं हुआ, आप दूसरे लेवल पर चले गए, ये तो सरासर ट्रीटी का उल्लंघन है, क्योंकि ट्रीटी कहती है कि इस हम फेज वाइज चलना चाहिए, हमको यहाँ समझौता नहीं हो पाया तो यहाँ जाएं, यहाँ नहीं हो पाया तो यहाँ जाएं। और फिर अगर आप एक साथ दो लेवल पर बात कर रहे हैं तो अब इन दोनों लेवल पे अगर अलग अलग फैसले आ गए तो क्या माना जाएगा? तो भारत ने इसको मानने से इनकार कर दिया। इससे वर्ल्ड बैंक को बहुत बुरा लगा। पर अब वर्ल्ड बैंक जो है कोई ऑब्लिगेटरी संस्था तो है नहीं, वर्ल्ड बैंक के पास ऐसा कोई नहीं है तरीका जो भारत को या किसी भी एक स्वयंप्रभु राष्ट्र को वो कुछ करने के लिए मजबूर कर सके। एनीवेज, भारत ने अपने सारे प्रोजेक्ट वापस शुरू कर दिए। किशनगंगा, रातले, बगलिहार और उन पर उसने काम करना शुरू कर दिया। अब की बार उसने अपने तरीके से काम करना शुरू किया। और जनवरी 2023 में भारत सरकार ने कहा कि नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा, हम लोग बार बार लड़ते झगड़ते हैं, बैठ के इसको हम लोग एक बार फॉर ऑल टाइम टू कम ठीक कर लें। क्योंकि भारत को वैसे तो 80 और 20 का बंटवारा हुआ है, 20% पानी मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में हमको 16% ही मिलता है। और पाकिस्तानी जितने हैं, उनके यहाँ के जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं या जो इन चीज़ों में रिलेवेंट लोग हैं, वो कहते हैं कि भारत को 13% ही पानी मिले। ये बात भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो भारत ने एक नोटिस दिया कि आइए और हम लोग इस समझौते पर दोबारा बात करेंगे। 3 महीने का टाइम भारत ने दिया पाकिस्तान को। पिछले महीने मई के महीने में पाकिस्तान ने उसका कुछ जवाब भी दिया है, लेकिन वह जवाब नेचुरली भारत को माफिक नहीं आ रहा है। अब इस पे बात होगी, इसके पे रीनेगोशिएशन होंगे। अब इस रीनेगोशिएशन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो जो हंगामा होगा, वर्ल्ड बैंक को तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा है कि हो। उसमें जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब लोग हैं वो भारत के लोग हैं। भारत में जो कुछ लोग जो बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, या समझ लीजिए कि जिस तबके ने वो समझौता किया था उसके जो हार्डकोर समर्थक हैं या जो लिबरल्स हैं, उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर्स हैं, कुछ पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि इस ट्रीटी में मॉडिफिकेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी वो 3 वजहें बताते हैं। पहली बात तो बताते हैं कि दुनिया में ये एक समझौता जो है आदर्श के रूप में माना जाता है। ये सच है कि दुनिया में इस समझौते की मिसालें दी जाती हैं और कहा जाता है कि इतनी लड़ाइयाँ हुई लेकिन ये कभी भी वॉर ऑफ वाटर में कन्वर्ट नहीं हुई। लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि लड़ाइयाँ वॉर ऑफ वाटर में कन्वर्ट इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पानी पहले भारत के पास जाता था, पाकिस्तान के पास नहीं। आप एक बार सोच के देखिए, अगर पानी पाकिस्तान के हाथ में होता तो क्या पाकिस्तान इतना पानी भारत को छोड़ता या लड़ाई की स्थिति में पानी को रोक न लेता? ऐसी संभावना बहुत कम है। पाकिस्तान वही करता जो उसके हित में होता। वो ऐसा नहीं सोचता कि जो दूसरे देश में वहाँ भी मानव रह रहे हैं उन्हें भी पानी की ज़रूरत है और पब्लिक का क्या दोष, ऐसी कोई बातें इमोशनल वो नहीं सोचता। तो इसलिए जो हमारी बहुत बड़ाई है देश में, उसका हमें करना क्या है, ये कुछ उसी तरीके से आप समझिए जैसे एक परिवार का मुखिया है, वो समाज में अपनी इज्जत देखेगा पहले या पहले अपने बच्चों के पेट भरने की सोचेगा। उसी तरीके से जो देश का मुखिया है उसको पहले बाहर आदर सत्कार की ज़्यादा चिंता होनी चाहिए या हमारी जनता क्या खाएगी उसकी चिंता होनी चाहिए। अब ये बात है कि इस ट्रीटी में मॉडिफिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? जैसा मैंने पहले कहा कि ये जो इंडस वाटर सिस्टम है, ये केवल पंजाब में नहीं, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, हर जगह पानी पहुंचाने का काम करेगा। और जिस तरीके से ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है पंजाब में, अगर जल्दी इस पर कुछ सोचा नहीं गया, वहाँ की नहरों में पानी छोड़ा नहीं गया तो वो एक रेगिस्तान में बदल जाएगा। उससे बहुत सी समस्याएं होंगी, जिसमें फूड ग्रेन की स्कैरसिटी एक बहुत बड़ी समस्या होगी, जिसमें सहायता करने वो लोग नहीं आएंगे जो कहते हैं कि वाह भाई ये समझौता बहुत अच्छा है, इतने दिनों से सकुशल चल रहा है। दूसरी बात जो इस पर ऑब्जेक्शन किया जाता है वो ये कहा जाता है कि अगर भारत इस समझौते से पीछे हटता है तो इंटरनेशनल लेवल पर ये कहा जाएगा कि भारत अपने समझौतों पर स्थिर नहीं होता है, या जिसे देशी भाषा में कहते हैं अपने वचन से फिर गया। अब ये लोग एक बात भूल जाते हैं, इनको एक बात बता देनी बहुत जरूरी है कि इस इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव लाए जा सकते हैं, इसको पूरा मॉडिफाई किया जा सकता है। भारत कभी भी इसको कैंसिल करने की बात नहीं कर रहा है, उसको मॉडिफाई करने की बात कर रहा है। और ये प्रोविजन भी इसी ट्रीटी में है। इसका जो सेक्शन 12 ब्रैकेट में 3 जो सेक्शन है, उसमें ये कहा गया है कि समय पड़ने पर इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है। मतलब ये कोई भगवान की वाणी नहीं है कि अभी ऐसी ही रहेगी।
दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ें बदलती हैं और इसको बदलने का प्रोविजन यहीं पर है। तो इसलिए भारत का कहीं लॉस ऑफ फेस होगा इंटरनेशनली, ऐसा भी नहीं माना जा सकता है। अब ये देखना है कि भारत इसमें कितना स्ट्रिक्ट होता है, कितना आगे तक बढ़ता है, और पाकिस्तान इसमें कितना फ्लेक्सिबल होता है। अब इस ट्रीटी का जो भविष्य है इसी पर टिका हुआ है। अगर दोनों देश अपनी अपनी जगह अड़ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन निश्चित इतने सालों तक 86% पानी को एंजॉय करने के बाद अब समय आ गया है कि पाकिस्तान भी कोई रियलिटी चेक करे। इंडस वाटर ट्रीटी में मॉडिफिकेशन की बात कोई नई नहीं है जो हमारी भाजपा सरकार कर रही है। इसके पहले 2 बार, एक बार मुफ्ती मोहम्मद सईद के समय में जम्मू कश्मीर की असेंबली में प्रस्ताव पास हुआ था कि इस ट्रीटी में मॉडिफिकेशन किया जाए। दूसरी बार, एक और बार जब महबूबा मुफ्ती जी मुख्यमंत्री थी, तभी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ये प्रस्ताव पास हुआ था कि इस ट्रीटी में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर के हित के खिलाफ है। नेचुरली जम्मू कश्मीर की असेंबली थी तो वो भारत की बात नहीं, जम्मू और कश्मीर की बात ही कर रही थी। तो ये कोई एक ऐसी नई बात नहीं उठ रही है जो कोई एक ऐसे आप ऐसा कहें कि ये कोई हाइपर नेशनलिज्म की वजह से हो रहा है। नहीं, ये तो समय की मांग थी, बहुत पहले से विपक्षी पार्टियां भी कर रही थी। ये विमर्श आपको कैसा लगा, और किसी आप और विषय पर अगर बात करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर ये आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक करें, और अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।